अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म और ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब, इससे पहले कि मैं पहले पॉइंट पे बात करूँ, मैं 2 शख्सियात के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनकी जो है वो सडन डेथ हुई और उसका हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। और जितने भी लोग इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो उनके लिए एक मरतबा फ़ातिहा ज़रूर पढ़िएगा। दोनों जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है अदाकारी के शोबे से है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन साहब को आपने अक्सर देखा होगा, ये परवेज़ मुशर्रफ की मिमिक्री किया करते थे, उनकी पैरोडी किया करते थे और डिफरेंट कॉमेडी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। इनका नाम वसीम अंसारी था और इनका जो है वो आज इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और दूसरे हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज एक्टर यानी कि शकील यूसुफ, जिनका इंतकाल आज से 2 दिन पहले हो गया, तो उनके लिए भी फातिहा कर दीजिएगा। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि आज न्याज़ी साहब की पेशी थी और कुछ लोगों को लग रहा था कि उनको रिलीफ मिल गया है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत मायूस दिखाई दिए। कुछ ने कहा ये फ़ैसला सही हुआ, कुछ ने कहा आपको तो पता ही नहीं कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो बहुत मायूस हो गए हैं, न्याज़ी को क्यों अभी तक सज़ा नहीं मिल रही। कुछ लोगों ने मुझसे गिला किया कि आप अपने व्लॉग्स में कहती हैं कि जनाब आर्मी डिसाइड कर चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड कर चुकी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है अब तक। तो मैं आपको ना एक अंदर की खबर बताऊंगी और एक मैं आपको तज्जिया बताऊंगी ईमानदारी के साथ। देखिए, सबसे पहले जो न्याज़ी साहब हैं, इन्होंने जो कुछ भी जरदारी के साथ किया, इन्होंने जो कुछ भी नवाज शरीफ के साथ किया, उसके बाद वो चाहते थे कि वो सफ़ाई हस्ती से इसका नाम मिटा दें, जिस तरह की हरकत जो है न्याज़ी ने इनके साथ की हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, कहीं ना कहीं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो और जरदारी साहब नहीं चाहते कि न्याज़ी जो है वो जेल के पीछे जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनको पता है कि जब जब कोई शख्स जेल जाता है वो लीडर बन के बाहर निकलता है और वो नहीं चाहते कि उस शख्स को लीडर का दर्जा मिले। और वो समझते हैं कि ठीक है, अब जब वो नाअहल होने ही जा रहा है, जब उसके खिलाफ फैसले होने ही जा रहे हैं और जब वो ज़मान पाक में बैठा अकेला खिताब कर रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है, और जो उसके सहूलतकार हैं उनको साइडों से ख़त्म कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अदलिया में वो जो 6 जूनियर जजेस की मैंने आपको बात बताई थी, जिनके बारे में आज आपको शायद गुस्सा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो 6 जूनियर जजेस जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। बंदियाल साहब चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट उस शख्स के साथ नहीं है। तो उनको ये लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये बंदा जो है अब ज़ीरो है और ज़ीरो को वापस जो है जेल में भेज के हीरो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि अब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हर सूरत न्याज़ी साहब को जो है वो जेल में भेज कर ही छोड़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने देख लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमने इस बंदे को सज़ा ना दी तो फिर आइंदा आने वाली जमातें भी ये सब कुछ करेंगी। इसी मुठभेड़ के चक्कर में ये मामला चल रहे हैं। और जो आज रिलीफ की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जी। तो न्याज़ी साहब को आज जो है वो सब ने कहा कि ये एक अनोखा लाडला है जिसको रिलीफ दिया जाता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब ने इमरान खान को अदालती तारीख का अनोखा रिलीफ दिया, लोगों ने ये कहा। और कहा कि पहले मुलजिम जो है इमरान खान ने IHC के ऑर्डर के मुताबिक कोयटा वकील कत्ल में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया और आज ज़मानत का आखिरी दिन था, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और वहाँ जब उनको रिलीफ नहीं मिला तो फिर उसके बाद वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने जो है वो रुख कर लिया और 14 दिन मज़ीद राहदारी बेल में तोसी कर दी गई। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहदारी बेल में इस तरह की तोसी मिले। और सुबह के टाइम उन्होंने आमिर फ़ारूक पे अदम एतमाद का इजहार किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सुबह बता भी दिया था, सारे सबूत भी दिए थे कि न्याज़ी साहब ने कहा था कि ये जो आमिर फ़ारूक है इनके ऊपर मेरा अदम एतमाद है। लेकिन उसके बावजूद जो है पहले उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर केसेस ट्रांसफ़र कराए और दोपहर को उन्हीं आमिर फ़ारूक की साहब की सरबराही में डिविजनल बेंच से रिलीफ भी हासिल किया। यानी कि न्याज़ी साहब के हक़ में अगर कोई फ़ैसला करे तो न्याज़ी साहब कहते हैं कि वो ठीक है, अगर वो उनके हक़ में ना करे तो वो कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि मुझे इसकी बात के ऊपर यकीन ही नहीं है, इसके फ़ैसले के ऊपर यकीन नहीं है। और जब उनसे रिलीफ मिल गया तो न्याज़ी साहब खामोशी से ये सारा कुछ जो है वो देखते रहे और कोई फिर उसके बाद उन्होंने एतराज़ नहीं किया। अब इसके ऊपर जो है वो कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो आए और उन्होंने आकर क्या कहा, उनका जो नैरेटिव है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कहते हैं कि जो यूथी है आजकल आज के फ़ैसले पे जश्न मना रहे हैं वो मुकम्मल फ़ैसला उर्दू में पढ़ लें, क्योंकि बनी गाला में मातम शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ज़रूर ख़त्म किया है लेकिन साथ इसे वापस जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेजने का फ़ैसला किया है। और सोने पे सुहागा ये है कि साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसका जो फ़ैसला है वो 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। और फिर जो है
अब सब लोगों का ये ख्याल है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो न्याज़ी साहब के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह के मुताबिक जो है 3 साल की कैद बामुशक्कत उनको सुनाई जाएगी, क्योंकि तमाम सीनियर वकला के मुताबिक ये ओपन एंड शट केस है। उसकी वजह यह है कि तोशा खाना जो केस है उसमें न्याज़ी साहब ने जो जाली रसीदें पेश की हैं उसका भी सबूत मौजूद है, जो असल दुकानदार है वो भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं उसमें सऊदी अरब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सऊदी अरब के वो यानी कि आप समझ लें कि मास्टर पीसीज है ना, जो किसी और के पास नहीं होते, जो एक एक पीसी बनता है तो उसमें वो कोई भी जालसाजी तो आप कर नहीं सकते। और मज़े की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट से सज़ा पे हाई कोर्ट भी उनको रिलीफ नहीं दे सकती, तो ये कहा जा रहा है अब। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन कुछ लोगों का गुस्सा जो है वो अपनी जगह बचा है, और कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ईद पे कुछ अहम फ़ैसले किए थे, और वो जो फ़ैसले थे वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहला फ़ैसला ये था कि ख़ान पे मुकदमा जो है वो फ़ौजी ट्रायल के तहत ही चलाया जाएगा। कल के व्लॉग में मैंने आपको वो क्लिप भी दिखाया था जिसमें वो सहाफ़ी जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि उस वकील से भी उनका राब्ता हो गया है जिसको फ़ौज ने अपना वकील मुकर्रर करना है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी फ़ैसला हो चुका है कि फ़ौजी ट्रायल ही चलेगा न्याज़ी साहब के ख़िलाफ़, और मोहलत ख़त्म हो गई है क्योंकि ईद तक मोहलत थी, और सिविल मुकदमात में बहुत देर लग रही है, इसलिए उनका ख्याल है कि बस अब न्याज़ी को शिकंजे में लेना है। लेकिन इस पे कुछ लोग बहुत गुस्से में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तक क्यों कुछ नहीं हो रहा, अब तक क्यों कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो फ़ैसला किया गया है वो ये किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स के मुतालिक कोई भी फ़ैसला नहीं आएगा, और इसका बेहतरीन इंतज़ाम भी कर लिया गया। अब आई डोंट नो उन्होंने उनका क्या इंतज़ाम किया है। और तीसरे नंबर ये कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ज़रूरी हिदायत के मुताबिक काम करेगा ताकि आने वाले दिनों में पीटीआई का वोटर जो है उसको कंफ्यूज किया जा सके और उनको वोट ना दिया जा सके। और इमरान रियाज के बारे में भी एक फ़ैसला किया गया है कि उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे वो कोयटा सेक्टर की हिरासत में है, और अभी उनको वहीं पर रखा जाएगा जब तक कि उनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे अपडेट नहीं हो जाता। और पाँचवें नंबर पे ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन के जो हल्के हैं वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब पाकिस्तान आ जाएं, और कहा यह जा रहा है कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, और मरियम नवाज जो हैं वो क्राउड पुलर के तौर पे काम करते हुए क्राउड को लेकर जाएंगी और उनका इस्तकबाल करेंगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जब तक बंदियाल साहब सितंबर में नहीं हो जाते रिटायर नहीं हो जाते, मुस्ताफ़ी कह रही हूँ, रिटायर नहीं हो जाते, तब तक जो है नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए। तो ये फ़ैसले जो हैं वो अब तक हो चुके हैं, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि अगर उससे पहले जो है नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए ख़तरात हो सकते हैं, और पीटीआई को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करने के लिए इलेक्शन का ऐलान का जो इंतज़ार है, और जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन टैक्स चोरी के मुकदमात भी कायम होंगे, और पब्लिक प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और इत्मीनान का इजहार किया। यानी कि फ़ौज के ऊपर जो पब्लिक प्रेशर पहले था, जो हमारी हुकूमतों के ऊपर पब्लिक प्रेशर था, वो अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ, और वहाँ पे मेरा जो फेवरेट प्लेस है वो है जी अस्तोर, और अस्तोर में ही जाकर मैं ठहरती हूँ। अस्तोर ही के रहने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को देखकर मेरा दिल इसलिए जलता था कि जीबी के जो लोग हैं ना वो इतने खूबसूरत लोग हैं। बज़ाहिर तो वो खूबसूरत हैं ही, लेकिन उनके दिल बड़े खूबसूरत हैं। वो लोग बड़े ही ना, जिसे कहते हैं सियासत से दूर, अनबाइस्ड किस्म के लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं। वहाँ पर आप 1 रुपया भी अगर अपनी पॉकेट में नहीं लेके जाते तो आप भूखे नहीं वापस आ सकते। किसी के भी घर में जाएँ, आप कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें अपने घर में रख लें, वो आपको अपने घर में रख लेंगे, आपको जगह देंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको वहाँ दरिया के किनारे जाके ट्राउट फिश खिलाएंगे। इतने यानी कि खुश मिजाज लोग होते हैं। पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत कहाँ मारी गई थी जो उनको खालिद खुर्शीद जैसा शख्स जो है उनका वज़ीर आला बना, और वो न्याज़ी साहब के इस तरह के आला कार बने हुए थे कि हम लोग खुद हैरान होते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आगे फिर वो जो सादा लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पागल बनाया हुआ था। फाइनली जो है वो अपनी गाड़ी में रोते हुए पाए गए, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, और ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रो रहे हैं। अच्छा, रो क्यों रहे हैं जी? इसलिए रो रहे हैं कि बहुत अरसे से इनके बारे में ये खबर आ रही थी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली डिग्री है, और फाइनली मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ कि उनकी डिग्री को जाली करार देते हुए उनको नाअहल करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो रो रहे थे। और ये जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, यानी कि अब तो एक्स हो गए ना, खालिद खुर्शीद, इनकी जाली डिग्री केस में नाअहल तो हुए ही हैं, साथ में इन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ग़ुलाम शहजाद आगा ने वज़ीर आला की डिग्री को अदालत में चैलेंज किया था, और अदालत से आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 62 और 3 के तहत इनकी नाअहली की इस्तदा की थी।
और मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली ग़ुलाम मोहम्मद ने आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी थी। और उसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद गवर्नेंस ऑर्डर 2018 के रूल के तहत जो है इसको जमा कराया गया और उसके बाद इनको नाअहल करार दिया गया, जिसके बाद ये रो रहे थे। और इससे पहले आपको याद होगा कि मुराद सईद भी नियाज़ी साहब के काफ़ी क्लोज थे और उनके बारे में भी कहा जाता था कि उनकी डिग्रीज़ भी 200 अरब में भी 2 रुपए में भी नहीं बिकने वाली, यानी कि वो भी जाली डिग्रीज़ के हामिल थे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान से PTI का सफाया हो गया है और अब शायद लोगों की आंखें खुल सकेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन बेचारों को कुछ पता नहीं है कि ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह के लोग जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हुए थे। और इसके बाद मैं अगले पॉइंट पे आती हूँ जी। अगला पॉइंट ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है नियाज़ी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जिसने ब्लास्फेमी की, जिसने तौहीन की, मज़हब की, उसके ऊपर उन्होंने उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई एक्शन लेने के बजाय उल्टा उसको प्रोटेक्शन दिया। आपके सामने वो जो मलूना आसिया थी उसकी मिसाल आपके सामने है। फिर फ़्रांस के हक़ में उन्होंने कहा था कि जी हम उनके साथ तिजारत ख़त्म नहीं कर सकते, और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो अब नियाज़ी साहब ने जो है वो नहले पे दहला मारने की कोशिश की और हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को सड़कों पे निकालने के लिए जुम्मे का ऐलान कर दिया। अब वो नहले पे दहला जो है ना, वो PDM ने मार दिया। वो किस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब आए और उससे पहले वो कंडेम कर चुके हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि आपको पता है कि स्वीडिश हुकूमत जो है उन्होंने कह दिया है कि जी उस शख्स का ये इनफरादी अमल था, जो कुछ किया उसका ज़िम्मेदार वो है और हमारी हुकूमती सतह पे हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह कि इस पे उन्होंने आवाज़ उठाई, मगर उस शख्स को, अब उस मलून को जो है वो जहन्नुम वासिल करना तो ज़रूरी है। तो अब शहबाज शरीफ ने क्या नहले पे दहला किया, उन्होंने भी जुम्मे को, यानी कि मेरा ख्याल है 7 जुलाई डेट बन रही है, उन्होंने यौम तक़दीस बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि वो न्याज़ी जो लोगों को मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकालना चाहती थी, वही हुकूमत जो है वो खुद यौम तक़दीस मना रही है। तो आप समझ लें कि नियाज़ी साहब के साथ कौन जाएगा। बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा। अच्छा जी, अगली खबर पे चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि ये वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं जी, सेनेटर तलहा महमूद। इनको जनाब दौरान हज गिरफ़्तार कर लिया गया, और गिरफ़्तार इस तरह से कर लिया गया कि इन्होंने वहाँ पर आम ये बैठे हुए थे, कोई सिक्योरिटी तो इन्होंने ली भी नहीं थी, तो इन्होंने वहाँ के लोगों को कह दिया कि जनाब मैं तो वज़ीर हूँ, और वहाँ पे कुछ लोगों को शक गुजरा और उन्होंने इनको गिरफ़्तार करवा दिया। कुछ इस तरह की तफ़सीलात सामने आ रही हैं, वो खुद ही अपने मुँह से बता रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। एक गलतफहमी की बुनियाद पर डिटेन किया गया, और डिटेन इसलिए किया गया कि वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी भाइयों से जो मेरी मुलाकात हो रही थी, वो उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। मेरा ख्याल है हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें उनको यकीन नहीं आ रहा था कि एक ये भी वज़ीर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे वज़रा आए थे, वो सब रॉयल गेस्ट थे। तो उन्होंने कहा ये सड़क पे बैठा हुआ आदमी कैसे वज़ीर हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो उनकी समझ में आ गया। बाद उन्होंने, चलिए जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो देखें, मेरी बात सुने, आपको मुझ पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चाहे अपोजिशन के हक में क्यों ना जाती हो, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सच। अब आपको पता है कि चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया है नियाज़ी साहब को, उनकी बहन को भी। अच्छा, अब इनके ऊपर जनाब इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है कि जो नियाज़ी साहब की बहन है, उन्होंने लिया के अंदर 6 अरब रुपए की ज़मीन जो है वो 13-14 करोड़ रुपए में ख़रीदी है। तो क्या ये हकीकत है? इसके बारे में मैं आज आपको फैक्ट चेक बताने जा रही हूँ। तो जनाब आली, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये गांव जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका नाम है जी नवा कोट। तो ये नवा कोट गाँव के 2 रिहायशी हैं। उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे मुख्तलिफ़ चैनल्स को भी बताया है और रिपोर्टर्स को भी बताया है कि अगर किसी मालिक के पास मलकियती दस्तावेज़ात ना हों तो वो शख्स ज़मीन को 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ या 25,000 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से फ़रोख्त कर सकता है। और ऊपर दिए गए यानी कि रेट को इस्तेमाल करते हुए 5,261 कनाल, यानी ये जो इनकी बहन ने, यानी कि नियाज़ी साहब की बहन ने जो ज़मीन ख़रीदी है, उन्होंने ख़रीदी है 5,261 कनाल। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो कीमत है वो 13 करोड़ रुपए ही बनती है। यानी कि जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने 6 अरब रुपए की ज़मीन ख़रीदी है, ये 13 करोड़ बनती है। लेकिन इस बात की तस्दीक जो है वो प्रॉपर्टी एजेंट्स ने भी किया है कि उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी ज़मीन के मालिक के पास कानूनी कब्ज़ा और ज़मीन के मुकम्मल कागजात हों तो वो ज़मीन को 8 लाख रुपए फ़ी एकड़ या 1 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से फ़रोख्त कर सकता है। अगर ये शरह ली जाए तो फिर 2021 में इन्होंने ये ज़मीन ली थी और आज इसकी जो मालियत बनती है वो 50 करोड़ बनती है। तो यानी इससे आप ये समझ लीजिए
के केसेस ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन वो केस बनाना चाहिए जो वाकई बनता हो। इससे क्योंकि उनकी बहन को रिलीफ मिल जाएगा। आप जो है वो 13 करोड़ या 50 करोड़ की ज़मीन को 6 अरब का नहीं बता सकते हैं, ये बात गलत है। और क्योंकि ये फैक्ट चेक मेरे सामने आया था और मैं माजी में इस तरह की खबरें आपको रिपोर्ट करती रही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ था कि अगर एक फैक्ट चेक मेरे सामने आया तो मैं सच बोलूँ, और मैंने सच आपके सामने बोला है। बहरहाल सच तो सच ही है। मैं आपके साथ खबर शेयर करना चाहती हूँ जनाब जी सदीक लली साहब की। सदीक लली साहब के बारे में कल मैंने आपके साथ लल्लू उनके बारे में मैंने एक खबर शेयर की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की थी, बंदियाल साहब के साथ, और बंदियाल साहब के पास जाके उन्होंने बड़े शिकवे शिकायतें भी की थी। लेकिन अब सदीक लली का इस पर रद्द अमल आ गया है, और वो क्या फरमा रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जी। तो ये सदीक लली साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ हमारी होने वाली मुलाकात से मंसूब एक यूट्यूब व्लॉग में कही गई जो बातें हैं वो 70% झूठ हैं। चीफ जस्टिस ने फ़ौज और इमरान खान के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की जो कि बयान की गई है। यानी इसका मतलब ये है कि सदीक जान ने कन्फेशन कर लिया है कि उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी बंदियाल साहब के साथ। और सवाल ये पैदा होता है कि बंदियाल साहब जो हैं वो यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात क्यों और कैसे कर रहे हैं। और सदीक जान जो हैं वो अब इस चीज़ की तरदीद नहीं कर सकते, बल्कि इसके बारे में अब ख़ुद बताना पड़ेगा बंदियाल साहब को। जब तक कि वो खुद इसकी तरदीद नहीं करते, हम इस चीज़ को उसी तरह मानेंगे मिनवान जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि न्याजी साहब की इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होना शुरू हो गई है। CNN हो या कोई भी हो, कल भी मैंने आपको उनका एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक इंटरनेशनल सहाफ़ी ने उनसे पूछा था, क्योंकि न्याजी साहब ने गिला किया था कि जनाब मेरा तो नाम भी लेने की इजाज़त नहीं है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा था आप भी अपने माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने नवाज़ शरीफ का नाम लेकर कहा था कि आपने नवाज़ शरीफ के साथ ये सब कुछ किया है। उन्होंने जब सहाफ़ियों की बात की, अरशद शरीफ की बात की, इमरान रियाज खान की बात की, तो वो इंटरनेशनल सहाफ़ी ने कहा कि आपने भी सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ किया था, जिस पे वो मतीउल्लाह जान के लिए मान भी गए थे। और इसके अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया पे उनकी जो बेइज्जती हुई है उसका एक ग्रिड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। You've accused Pakistan's current Prime Minister, the Interior Minister and a senior intelligence official for the attack on your life. These are serious allegations. What's your evidence, sir? I did, with respect, ask you for the evidence behind these allegations. Nobody really has ever challenged the role of the military in Pakistan's politics the way you have. But what's difficult to understand is whether you want the military out of Pakistan's politics, or do you want the military on your side in Pakistan's politics? Which is it? By the way, your voice has gone very low, so I hope they can raise it, the volume. My name cannot be mentioned on media. Hold on, when you were Prime Minister, Nawaz Sharif's name couldn't be mentioned on air either. That's what your critics would say. You did the same thing to Nawaz Sharif. Well, just... और यहीं पे जाते जाते आपको एक और न्याजी साहब का वीडियो बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, जिसमें वो कहते रहे कि हम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और फिर खुद ही कहते रहे कि हमने सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाए, खुद ही सऊदी अरब को इन्होंने मुल्क बेचा। उसके सबूत मैं आपको प्रीवियस व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स को बिल्कुल मिस ना किया करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरा व्लॉग बनता है, क्योंकि एक एक एविडेंस को मुझे साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन की बात है कि बाकी लोग तो मुंह से आपको बता देते हैं, उनके लिए ईजी है व्लॉग बनाना, वो आते हैं लाइव करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने आपको साथ में एक एक चीज़ का सबूत दिखाना होता है। तो ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, हम एक जबरदस्त पैकेज मिल गया है सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये वीडियो तो आपने देखा, जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। न्याजी साहब के एक वकील हैं, बड़े उनके क्लोज टू हार्ट जिसे कहते हैं, जिनका नाम है जी हामिद खान। माहिर कानून भी हैं, न्याजी साहब की पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये न्याजी साहब के रिश्तेदार भी हैं। और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने टेलीविज़न पे बैठ के सारा भांडा न्याजी साहब का फोड़ दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को गलत नाअहल किया गया था। क्या कहा है उन्होंने, खुद ही सुन लीजिए। जो नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसका फैसला कहीं और हो गया था। इवेंट्स को अगर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, इससे उनको फारिग कराना पड़ेगा। वो तो बाई चांस उस जमाने तक जब ये सारा मामला हुआ है तो पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिस्क्वालीफाई करवाया गया, वो फैसला एक्चुअली कहीं और हुआ था, जुडिशरी सर्विस इस्तेमाल हुई।
बिल्कुल यही नज़र आता है। जी, तो जनाब ये थी आज की सारी खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की, बताइए कि सदीक लल्ली जो बंदियाल साहब को यूट्यूबर्स के साथ मिलने गए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब वो इसको झूठ-झूठ कहते फिर रहे हैं, लेकिन इस बात को मान गए हैं कि वो गए थे। और हामिद खान जो कि नियाज़ी साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने जो है नवाज शरीफ को बेकसूर करार दे दिया। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नियाज़ी साहब की जो इंटरनेशनल मीडिया में बेइज्जती हो रही है जम के, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और चेयरमैन नैब ने जो लिया स्कैंडल केस में उनको बुलाया और जो उसका फैक्ट चेक मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर यानी कि सेनेटर तलहा महमूद को जो गिरफ्तार किया गया, उसके जो पीछे कहानी है वो मैंने आपको बताई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और 7 जुलाई को जो नहले पे दहला हुकूमत कर रही है, यौम तक़दीस मनाने जा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल कर दिया गया है, उनकी डिग्री जाली निकली है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फ़ैसले किए हैं, उसके बारे में आपका जो मैंने आपको बताया क्या ख्याल है? और ये भी कि नियाज़ी साहब को बज़ाहिर जो आज आपको लग रहा है कि रिलीफ़ मिला है अदालत से, और जिस जज के ऊपर उन्होंने इज़हारे समझ लें कि बरहमी किया कि जी नहीं मुझे इज़हारे, यानी आप समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि आई एम नॉट प्लीज्ड विद दिस पर्सन, कि मैंने नहीं इनके फ़ैसलों को मानना, फिर उन्हीं के फ़ैसलों से उन्होंने रिलीफ हासिल किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।